सिद्धिविनायक टाइम्स में आपका स्वागत है। जिस प्रकार एक कड़ी हमने विधानसभा के अंदर शुरू करी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हम सबसे मिल रहे हैं और उनसे बात कर रहे हैं। उसी कड़ी में अब हमारे साथ मौजूद हैं जगत सिंह नेगी जी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हैं, मुद्दा गर्म है, बहुत सारे आरोप प्रतिरोप लग रहे हैं। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सबसे पहले सर सीधी बात पे आता हूँ, 118 का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, नेता प्रतिपक्ष बहुत आरोप लगा रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे आरोप लग रहे हैं। इतने समय से आप विधानसभा में हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं, किस प्रकार से कहते हैं, क्या लगता है आपको कि ऐसा पहले तो ये बताएं क्या आरोप है? देखो, वो कह रहे हैं कि उन्होंने बदतमीजी की है या जो 118 ला रहे हैं हिमाचल के पहले इस वाले को करते हैं, 18 को मैं डिटेल में बताता हूँ आपको। ठीक है। ये जो खाली किसी को बदतमीज कहने से क्या वो बदतमीज बन जाएगा? एक जो है उदाहरण दें जहां पर मैंने कोई बदतमीजी की हो या मैंने कोई ऐसा शब्द, गाली गलौज तो छोड़ो, मैं असंसदीय शब्द भी इनके खिलाफ इतने साल में तीसरी बार लगातार जीत के आया हूँ। 2 मरतबा पूर्व में जीता हूँ, 5 बार का मैं विधायक हूँ और मैं कोई उस किस्म की बात नहीं करता हूँ जो ये जयराम जी करते हैं। जयराम जो है मेरे खिलाफ क्या कहते हैं कि अपनी खाल में रहे। क्या ये बदतमीजी नहीं है? मुझे कहते हैं खाल में रहो। क्या इनका खाल कोई अलग जो है उससे बना हुआ है? मानव जाति का खाल तो सबका एक जैसे ही है ना, टिश्यू से ही बनता है। तो क्या ये कोई गेंडे के खाल पहने हुए हैं क्या व्यक्ति? ये कौन कर रहा है इस किस्म की बदतमीजी, आप बताइए। ये कहता है कि वो व्यक्ति, मुझे कहता है वो व्यक्ति। मैं भी एक माननीय सदस्य हूँ, जितना वो है उसके तरह वो 6 बार के मैं 5 बार का हूँ, कितना फ़र्क पड़ गया? वो मुख्यमंत्री थे, मैं राजस्व मंत्री हूँ, तो उसका कोई घमंड थोड़ी होना चाहिए हमें। हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, उनको अपनी बात कहने का अधिकार है। मैंने कभी भी असंसदीय शब्द या गाली-गलौज की शब्दावली किया ही नहीं। ये केवल लोगों को एक स्वीपिंग स्टेटमेंट देके गुमराह कर रहे हैं। ये कहते हैं कि ये बदतमीज़ है, तो ऐसे बदतमीज़ बन जाएगा? बताइए तो सही कैसे बदतमीज़ी हुई? एक उदाहरण दीजिए किस किस्म का बदतमीज़ी किया, तब तो हो गया। खाली इनके कहने से हो जाएगा? ये मुझे कहते हैं कि बकवास कर रहा है। अब बताइए कौन बदतमीज़ बन रहा है? मैं क्या जो विधानसभा में बोलता हूँ या आपके माध्यम से बात करता हूँ, क्या मेरा बोलना बकवास है और उनका बोलना अमृतवाणी है? तो ये कोई तर्क तो होना चाहिए, कोई उदाहरण तो होना चाहिए जहाँ मैंने कोई इस किस्म की जो अभद्र व्यवहार किया, बल्कि उल्टा अभद्र व्यवहार तो इन्होंने खुद किया मेरे साथ। तो कहीं न कहीं संसद के अंदर ऐसा देखने को मिला है कि इस बार नोक-झोंक कुछ ज़्यादा ही हो रही है और कहीं न कहीं आप ही हाइलाइट हो रहे हैं, ऐसा क्यों? अगर मैं हाइलाइट हो रहा हूँ तो ये मेरा कसूर थोड़ी है। अगर नेता प्रतिपक्ष जो अपना दायित्व जो निभाना चाहिए, उससे बाहर निकल कर वो केवल जो है अपने आप को लाइमलाइट में लाने के लिए दूसरों के ऊपर लांछन डालेंगे, तो लाइमलाइट पता नहीं कौन हो रहा है, वो तो जाने आप। 118 पे क्या कहेंगे सर? नेता प्रतिपक्ष आरोप लगाती है कि और विपक्ष भी आरोप लगाती है कि हिमाचल के हितों को बेचा जा रहा है। अब मुझे ये तो बताओ ना, फिर ये भी एक जनरल स्टेटमेंट है, स्वीपिंग स्टेटमेंट है। आप मुझे बताइए 118 को किस तरह से हमने कमज़ोर किया, पहले वो तो बताओ ना। वो ये नहीं बताएँगे। आज अभी विधानसभा में बिल पेंडिंग है, कल उस पे चर्चा होनी है, अपनी बात रखने का पूरा मौका उनको मिलेगा। आप मीडिया के माध्यम से पहले ही हमें जो है मीडिया ट्रायल करके हमें जो है कत्ल कर दिया हमारा, फांसी पे लटका दिया। ऐसा चलता है कोई? विधानसभा के अंदर बताइए ना कि कहाँ पर हमने बेचा, या तो आपके माध्यम से भी बताएँ कहाँ पर जो है 118 को कमज़ोर किया गया। ये बताया क्या आपको 118 कमज़ोर किया गया? क्या हुआ है? कोई संशोधन क्या है? ये तो नहीं बताया ना आपसे। उन्होंने संशोधन तो आपसे डिस्कस ही नहीं किया। इसका मतलब ये लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो हिमाचल के हितों के खिलाफ होगा। ये कानून 118 का कांग्रेस की विचारधारा ने बनाया। हमारे प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की सोच थी और उस पार्टी के हम हैं जो उस पार्टी के लिए जिन्होंने ये दूरदर्शिता से काम किया है। ये भाजपा के लोग हैं जो हिमाचल के हितों को बेचने वाले लोग हैं। नहीं, तो आप 118 के बारे में जनता को तो बताएंगे? बताऊँगा, पूरा डिटेल बताऊँगा। मैं कहीं छिपाने जा रहा हूँ? ये तो जो है इनसे पूछना था प्रश्न, आप मुझसे पूछ रहे। 118 में जो संशोधन आ रहा है, कोई छुपा के थोड़ी लाया है। विधानसभा के पटल पर है, उस पे पूरी बहस होगी। अगर शॉर्ट में कहूँ तो 118 में हमने ये किया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में आज आपके मकान हैं, आप जो मकान है बाहर के लोगों को देते हैं, नहीं देते? किराए पे देते ही नहीं देते? देते हैं। तब तो 118 का वायलेशन है। आप सबके खिलाफ जो है केस किया जाएगा। तो हम जो इलीगल काम है उसको एक लीगल बनाने की बात कर रहे हैं।
हम कोई ज़मीन को जो है बेचने की आपको जो परमिशन नहीं दे रहे। जो बिल्डअप एरिया है, मान लो आपके पास एक मकान एक्स्ट्रा है या कुछ कमरे एक्स्ट्रा हैं, आप उसको कोई बैंक को किराए पे दे रहे हैं या मान लीजिए किसी कंपनी को किराए पे दे रहे हैं या मान लो किसी व्यवसायी को किराए पे दे रहे हैं। आप क्या करते हैं 11 महीने का एग्रीमेंट बनाते हैं। टेबल के नीचे वाला एग्रीमेंट होता है, क्योंकि वो 12 महीने का आप कर नहीं सकते, क्योंकि 12 महीने करेंगे तो 118 लगेगा। तो इसको रोकने के लिए हमने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र, ये पहले से ही हमारा जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में तो और म्युनिसिपल कमिटीज़ में तो ये प्रावधान है कि आपको 118 का परमिशन नहीं लेना पड़ेगा, आप दे सकते हैं। तो हम इसको जो है आपके लिए कर रहे हैं, ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोग जिनके पास किराए पे देने के लिए मकान है, वो 10 साल के लिए किराए पे अपने जो भी बना हुआ मकान है उसको दे सकते हैं। उसकी रजिस्ट्री होगी, लीगल होगा, सारा कुछ ये है उसमें। कहीं न कहीं सर मैं एक और बात करूँ, एक प्रोविज़न और सरकार ने लगाया है अवैध कब्ज़ों को लेकर। तो अमूमन जनता में देखा आया है, आक्रोश भी था, धर्मशाला में भी रैली निकली और जगह भी रैली निकली। सुधीर शर्मा जी ने भी बड़े आरोप लगाए कि जो लोग बड़े सालों से कहीं रह रहे हैं और सरकारी ज़मीन पे रह रहे हैं, घर-बार उन्होंने बना लिए थे, उसको लेकर सरकार का क्या रुख है? अब इसमें भी वैसे टाइम बहुत लगेगा, मुझे एक अभी मीटिंग में जाना सर, टाइम हो रहा है मुझे। अगर अगर कल पूछोगे मैं नहीं सर, पूरा ये डिटेल, जनता ये का भाई ये बड़ा वो है, फिर इसमें फिर पूरा पीछे तक जाना पड़ेगा। ये सर 2000 सर 2002 में जब राजन सुशांत थे बीजेपी के, उसमें राजस्व मंत्री थे। इनका ये था कि हमने दोबारा से जो है सरकार में आना है, तो इन्होंने काम तो कुछ किया हुआ नहीं था। तो इन्होंने एक पॉलिसी लाई, जिस पॉलिसी के पीछे कोई कानून नहीं था। इन्होंने कहा जितने भी अवैध कब्ज़े वाले हैं, एक कट ऑफ डेट लगाया, बोला कि आप एफ़िडेविट दे दो कि आप इसके ऊपर नाजायज़ कब्ज़े पे हैं, हम आपको जायज़ करके देंगे। और वो कट ऑफ डेट बहुत कम समय रखा गया। लोगों को जो है पटवारी के पीछे दौड़ने पड़े, तहसील में एफ़िडेविट बनाने के लिए दौड़ने पड़े और एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो है टैक्सी वालों के पीछे दौड़ने पड़े। 1000-10,000 रुपए खर्चा एक व्यक्ति का हुआ वो जो एप्लीकेशन देने को। 1,60,000 लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि हम नाजायज़ कब्ज़े पे बैठे हुए। अब वो कानूनन था नहीं, क्या हुआ कि वो पॉलिसी होगी फ़ेल और इन्होंने जो है फिर जो है एक कानून जो है हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट, उसमें भी एक पॉलिसी लाई कि हम इसका कागज़ जो है काबिज़ है उसको करेंगे। पर सारी ज़मीन जो है वन भूमि है। वन भूमि के ऊपर इस किस्म का कानून हम बना नहीं सकते। वो केंद्र का कानून है। जब तक केंद्र से एफसीए 1980 को निरस्त नहीं किया जाता, तब तक हम जो है 1 इंच ज़मीन नहीं दे सकते। लोगों को बेवकूफ़ बनाया। आज उन लोगों की क्या स्थिति है? सबने एफ़िडेविट दे दिया, सारे एन्क्रोचर घोषित हो गए। 1,60,000 में से अब कोई 20-30 हज़ार लोगों ने तो छोड़ भी दिया। लिख के दे दिया कि हमने अब कब्ज़ा नाजायज़ छोड़ दिया। बाकी जिन्होंने नहीं छोड़ा, छोड़ेंगे भी कैसे? कोई मकान में है, कोई खेत बना रखा है, वो सारे नाजायज़ कब्ज़ादारी है। फिर हमारा पंचायती राज का चुनाव हुआ, उसमें एक शर्त है कि जो नाजायज़ कब्ज़ादारी है, वो पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। कितने प्रधान बने, कितने निरस्त हुए, जब उनके खिलाफ ये जो अपीलें हुई, तो ये जो है इन्होंने धोखा दिया। बीजेपी की 5 साल की सरकार रही, क्यों नहीं आपने इन जो कब्ज़ादारी जो नाजायज़ आपने बनाए, 5 साल ये जयराम सोता रहा, क्या करता रहा ये? ये बीजेपी वाले क्या करते रहे? अब जो है बेचारे नाजायज़ कब्ज़ादारियों को जो है गुमराह करके जो है हमारे सरकार के खिलाफ लगा रहे हैं। ये रोष रैली होना चाहिए था केंद्र सरकार के खिलाफ। हमने माननीय विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके भेजा कि हमें जो है एफसीए में छूट दिया जाए, ताकि हम जो है लोगों को जो आपदा में है, उनको तो कम से कम ज़मीन दें। पर एक कानून हमारा है 2005 का, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 का, 5 का नहीं 2006 का फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, वन अधिकार अधिनियम। हमारे जितने भी जो लोग 2005 से पहले वन भूमि के ऊपर अपना जीवन निर्वाह करते हैं 13 दिसंबर से, वो जो है इस 2006 के एफआरए कानून के तहत अपना फ़ायदा उठा सकता है। इन सभी लोगों को मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर आपको इस कानून में अगर फ़ायदा उठाना है, किसी भी किस्म की कोई इसमें आपको कोई किसी किस्म की अड़चनें हैं, आप डायरेक्ट मुझसे संपर्क करें, हम आप एफआरए में आपके राइट्स को सेटल करेंगे। तो ये थे जगत सिंह नेगी, राजस्व मंत्री हिमाचल सरकार। हमने इनसे बात करी और हमने इनसे जाना जनहित के मुद्दों के बारे में। 118 पर इन्होंने हमें पूरी बात बताई। थोड़े व्यस्तता में थे, फिर भी इन्होंने पूर्ण रूप से 118 के सारे प्रोविजंस को क्लियर करने की कोशिश करी और कहीं ना कहीं जनता से किस तरह का जुड़ाव है। शहरी निकायों को छोड़ दें तो गांव के जनता के लिए इन्होंने कुछ स्कीम जो है वो सुझाई है 118 के अंतर्गत। लेकिन अभी भी ये विधेयक जो है सदन में पेंडिंग पड़ा हुआ है। एक तरफ भाजपा की रैली हो रही है, सदन आज निरस्त कर दिया गया। कहीं ना कहीं लगता है कि इस शीतकालीन सत्र में क्या ये विधेयक पर चर्चा हो पाएगी?
क्या ये पास हो पाएगा? ये एक सवालिया निशान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सामने खड़ा है। क्या जनता के मुद्दे डिस्कस हो पाएंगे? इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक बहुत बड़ा मुद्दा अवैध कब्जों को लेकर है। उस पर भी जगत सिंह नेगी जो है बहुत आक्रामक रहे और उन्होंने राजन सुशांत जो कि भाजपा में थे उनको कटघरे में खड़ा किया। जयराम के आरोपों को खारिज करते हुए उन्होंने ये भी बताया कि वो कोई भी अभद्र टिप्पणी नहीं करते हैं और कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश की है कि विपक्ष खोखली बयानबाजी कर रहा है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि सरकार किस प्रकार से जनमानस को अपने साथ जुटाती है। शशि भूषण, सिद्धिविनायक टाइम्स।